हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए एसएसटी का कंप्लीट यहाँ पर एक कैप्सूल समझिए, जिसमें आपको पूरा जो है कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो पहला लेसन है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आइडिया ऑफ नेशन से क्वेश्चन बन सकता है कि आइडिया ऑफ नेशन का यहाँ पर जो है कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो देखिए यूरोप से ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं और इट मार्क द डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, और इसके कारण जो है कि डाउनफॉल हुआ फ्यूडलिज्म का एंड बिगनिंग ऑफ रेनेसेंस। और रेनेसेंस की बिगनिंग हुई विच लिटरली मीन्स रीबर्थ, जिसका मतलब था कि पुनर्जन्म हुआ है। अब यहाँ पे जो की टर्म्स हम ध्यान दें अगर, तो नेशनलिज्म क्या है, तो देखिए एक आइडियोलॉजी है विच एम्फेसाइज फेथफुलनेस, डिवोशन और एलिगेंस टू नेशन और नेशन स्टेट एंड होल्ड दैट सच ऑब्लिगेशंस आउटवेट अदर इंडिविजुअल और सोशल और ग्रुप इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है ना कि सिंपल आप समझिए कि ये नेशनलिज्म क्या है कि आइडिया ऑफ नेशन है जहाँ पे लोगों की जो है कि एक अपने आप को एक राष्ट्रवाद बनाने की यहाँ पर लोगों की समझिए एक उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि फेथफुलनेस को, जो कि वफादारी को, डिवोशन को, एलिगेंस को, नेशन और नेशन स्टेट के प्रति हमारी चीज़ों को बताए। ठीक है, अब यहाँ पर नेशन स्टेट का मतलब देखिए ध्यान समझिएगा। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक कंट्री जहाँ पे लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमननेस इन कल्चर हो, है ना, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर नेशन स्टेट। अब बात करेंगे फ्यूडलिज्म की, तो देखिए फ्यूडलिज्म क्या था, एक सिस्टम था, सोशल सिस्टम था डेट एग्जिस्ट इन मिडिवल यूरोप, जो कि मिडिवल यूरोप में एग्जिस्ट करता था, जिसमें इन विच पीपल वर्कड एंड फॉट फॉर नोबल्स। और जो है कि लोग वो फॉट फॉर वर्क काम करते थे और नोबल्स के लिए वहाँ पे लड़ते थे, हु गेव देम प्रोटेक्शन एंड लैंड इन रिटर्न। और जो उन्हें क्या करते थे, उन्हें प्रोटेक्शन देते थे, हु गेव देम प्रोटेक्शन एंड लैंड इन रिटर्न, और जो उन्हें प्रोटेक्शन देते थे और बदले में उन्हें लैंड देते थे। तो ये फ्यूडलिज्म का यहाँ पर देखिए अंत हुआ है, देख सकते हैं फ्यूडलिज्म का ये अंत हुआ है। अब ये जो रेनेसेंस है इसका मतलब क्या है कि द रिवाइवल यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस क्लासिकल मॉडल इन 14th सेंचुरी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए रिवाइवल हुआ यूरोपियन आर्ट्स का एंड लिटरेचर का, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल में, और 14 से 16 सेंचुरी में ये काम हुआ है। अब अगर बात करें देखिए आगे की, अगर हम आगे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिए आगे हम बात करें यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी के। तो देखिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही मोटो था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था कि फर्टर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, मतलब कि आपका स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। और दीज वर्ड्स रिगार्डेड एज द मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैन एंड वुमेन आर बोर्न एंड रीमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, सोशल डिस्टिंक्शन में बी फाउंडेड ओनली अपॉन द कॉमन गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फीलिंग है नेशनलिज्म का वो इलिस्ट्रेटेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट। अब यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग को दिखाने के लिए फ्रेंच आर्टिस्ट द्वारा फ्रेडरिक सोरियो द्वारा 1848 में एक पेंटिंग जो बनाई गई है, जिसमें 4 सीरीज की एक पेंटिंग है, विजुलाइज कर रही है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड हिम। और उस पेंटिंग को उन्होंने क्या बोला था कि यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के एक पेंटिंग दिखाई जिसमें कि सारे लोग जो है कि आज़ाद हो, सब जगह डेमोक्रेसी हो, उसको इस आइडिया को दिखाते हुए उन्होंने एक जो पेंटिंग बनाई है उसको आप देख सकते हैं, ये आपके पहले ही पेज पर है। एंड द पेंटिंग डेपिक्टेड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। मतलब कि वो जो पेंटिंग है वो दिखा रही है डेपिसिटेड, है ना, वो क्या डेपिसिट कर रही है कि जो उनका ड्रीम था कि सारे पूरी दुनिया के लोग फ्री हों एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से, है ना, तानाशाही जो इंस्टीट्यूशन था उससे फ्री हों, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ही। एंड इट ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उन्होंने बताया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अपने एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन राइट का, वहाँ पर वो लेकर के आप देख सकते हैं पहले पेज पर दिया गया है। और जो लिबर्टी और इक्वलिटी फर्टर्निटी का जो एक कॉन्सेप्ट आया है नेशनलिज्म डोमिनेटेड द सोशल एंड पॉलिटिकल सीन यूरोप इन 19th सेंचुरी में, ये आपको देखने को मिला है। आगे बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे की नोट्स में कि एब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है, मोनार्की क्या होता है। ए मोनार्की इन विच मोनार्क होल्ड द सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, जो कि मोनार्क क्या करे, एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर को होल्ड करके रखे। और मोनार्की इज नॉट लिमिटेड और रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन, और जो है कि मोनार्की को कोई असर ना पड़े, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को नहीं मानता हो, ठीक है।
और ये सब बातें उनको बताई गई है। इसको समझिए कि एक तंत्र की बात हो रही है, तानाशाही की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्क शेयर पावर विद कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, जहाँ पे इनके पावर्स को शेयर किया जाए एक कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ला पात्री, ये सारे वर्ड्स जो थे ये फ्रेंच वर्ड्स उसमें बहुत फेमस हुए थे। ये फादरलैंड के लिए ये ला पात्री का वर्ड यूज किया जाता था। और ले सिटोयन का मतलब क्या था कि वहाँ पर ये जो है सिटीजन के लिए एक फ्रेंच वर्ड था जो कि सिटीजन के लिए यूज किया जाता था। अब देखिए नेपोलियनिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। नेपोलियनिक कोड का मतलब क्या है? नेपोलियन जब आए फ्रेंच में तो उन्होंने कुछ कोड लेकर के आए, कुछ अच्छी बातें लेकर के आए, इसको नेपोलियनिक कोड कहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सिविल कोड इसको भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है। 1804 में आया था। इसमें इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने कि नेपोलियनिक कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट और ऑन बर्थ, मतलब जो जन्म से अधिकार थे वो खत्म किए गए। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारी बातें इसमें दिखाई गई है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए लिबरलिज्म क्या होता है? एक पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी है जो कि बेस होती है लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कंसेंट ऑफ द गवर्न। अब देखिए कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल सोशल फिलोसफी है प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि रूढ़िवादिता समझ लीजिए कि पुराने जो लोगों की थिंकिंग होती है उसके बारे में बता रहा है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर जूसेप्पे मजीनी, ये लोग जो है इटली के थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत हेल्प की हैं। तो एक फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि 1807 में इनका जन्म हुआ था जेनोवा में। और ही हैज़ पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, और इस सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे। जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? कार्बोनारी। ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो है कि फाउंडेड बाय टू अंडरगो सोसाइटी, है ना, एंड कॉल्ड यंग इटली इन मार्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ये दो यहाँ पर ये कि सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। ये देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। अगला बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगनिंग हुआ, इसके जो साइलेंट फीचर्स थे कुछ कि टिल 1789 में अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में था। हाउएवर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कि 1789 वाज एन influential event and that marked the age of revolutions in Europe, and the major outcome of revolution was the formation of constitutional monarchy। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयर बाई ए रिमार्केबल रिडक्शन इन रॉयल एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब ये जो सारी लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर के धीरे धीरे जब जागरूक हुए तो इनसे उन्होंने जो है कि इनके खिलाफ लोग गए। उसके बाद से इट पेव द वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ बिगर गोल्स, और धीरे धीरे उन्होंने एक रास्ता बनाया कि अचीव किया बिगर गोल्स को ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड विच कैन एप्टली कॉल्ड द नेशनलिज्म, और जिसको जो है कि नेशनलिज्म कहा गया। एंड द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल। और जो रेवोल्यूशन था वो ट्रांसफर हुआ सोवरेनिटी से फ्रॉम द मोनार्क, मतलब कि समझ सकते हैं एक तंत्र से जनतंत्र में वो की शामिल बदलाव दिया गया। अब जो आइडिया था जो ला पात्री का, फादरलैंड का और जो ले सिटोयन का, वो अडॉप्ट किया गया। ये देखिए ये जो आंसर आप तब लिखेंगे जब क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हेल्प किया है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। और यहाँ देख सकते हैं जो ईस्ट स्टेट जनरल थे उनको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के नाम से, एंड विच वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो कि एक्टिव सिटीजन के द्वारा यहाँ पर जो है कि फाउंड किया गया था। अब फ्रेंच आर्मी जो है उनको मूव्ड इनटू द हॉलैंड, वो हॉलैंड में चली गई, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली 1790s में विद द प्रॉमिस टू लिबर्टिंग द पीपल फ्रॉम देयर डेस्पोटिक रूलर्स की। उनको जो वहाँ पर फ्रेंच आर्मी जो है कि गई इन जगहों पर, और वहाँ जा करके 1790s के टाइम में और लोगों को प्रॉमिस की कि वो जो है कि लोगों को वहाँ के रूलर्स से आज़ाद कराएंगी। अब यहाँ पे की नोट्स देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कि प्राइमरीली कॉज ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए कहीं ना कहीं जो राजा थे उस समय जो लुइस 16 थे, उनके पहले से भी कहानी चली आ रही थी, इस तरीके से ख़राब हो गई थी कि उसका जो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया गया था। वहाँ पे जो वार्सेलिस किला था उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा हो गए थे। और उसके बाद से 14 जुलाई 1789 की सुबह में बास्तिल किले पर अटैक किया गया, जो कि क्या था, एक सिंबल था, एक साइन था एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क का। और एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क मतलब देखिए एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब कि जो एक ऐसा तानाशाही जो कि किसी की बातों को न सुने, किसी के जो है कि उसकी पावर का कोई वो ना हो, लिमिटेशन ना हो। अब अक्टूबर 1850 में नेपोलियन जो आए वहाँ पर नहीं देखिए अक्टूबर 1850 में नेपोलियन वॉज एग्जाइल टू द रिमोट आइलैंड एट। अब देखिए इनको एग्जाइल कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें हार गए थे और इनको मारा नहीं गया था, इनको एग्जाइल, इनको घर निकाला कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया था, जहाँ पे एक रिमोट आइलैंड जो कि सेंट हेलिना इन साउथ अटलांटिक ओशियन में इनको वहाँ पर भेज दिया गया था। ठीक है, और देखिए वेयर ही रिमेन्ड अंटिल ही डाइड, और
वो तब तक वहाँ रहे थे जब तक वो मरे नहीं। 5 मई 1821 में 51 की एज में मर गए थे। ऐसा कहा जाता था कि स्टमक कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन जो है कि 1769 से 1821 में आए थे और के दौरान थे, और इसके बाद से आप देख सकते हैं फ्रांस में रूल किए हैं 1799 से 1815 तक। 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए हैं। फिर उसके बाद से एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाई बिकमिंग द फर्स्ट कॉन्सुल में इनकी जो ये लड़ाई हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस द सिविल कोड 1804 में नेपोलियनिक कोड लेकर के आए। फिर कोड इस्टेब्लिश किया इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड एबोलिश और प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इट ऑल्सो एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम को भी एबोलिश किया एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, है ना। अब दास प्रथा से लोगों को वहाँ पर जो है कि क्या मिला, आज़ादी मिला। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी अप्रूव हुआ। टैक्सेशन सेंसरशिप वगैरह इम्पोज कर दिया गया था। मिलिट्री सर्विसेज वर मेड मैंडेटरी, और मिलिट्री सर्विसेज को मैंडेटरी कर दिया गया था। अब बात करें यहाँ पर जो है कि की नोट्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। 1977 में इन्वेडेड इटली, नेपोलियन इन्वेडेड आक्रमण किया था, और नेपोलियनिक वॉर चालू हुआ था। फिर देख सकते हैं 1979 से 1815 तक नेपोलियन ने फ्रांस में रूल किया है। 1804 में नेपोलियनिक कोड आया है जो ये सारी बातें लेकर के आया। 1897 में मजीनी का जन्म हुआ था जेनोवा में। 1814 से 1815 में नेपोलियन का फॉल हुआ और यहाँ पे वियना, पीस ऑफ वियना सेटलमेंट हुआ। 1850 में नेपोलियन जो है कि यूरोपियन पावर से हार गए। फिर उसके बाद 1821 में ग्रीक ने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, और 1831 में मजीनी को एग्जाइल मतलब भेज दिया, उनको भी देश निकाला कर दिएगा क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में जो है कि रेवोल्यूशन किया था। अब देखिए राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे तो मिडिल क्लास जो है कि बिलीव करते थे फ्रीडम पे एंड इक्वलिटी ऑल इंडिविजुअल्स बिफोर द लॉ पे, और लिबरलिज्म वाज यूज्ड टू एंड एरिस्टोक्रेसी एंड एक मिनट, हाँ, क्लरिकल प्रिविलेजेस। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 1815 द यूरोपियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब जब तक नेपोलियन थे तब तक ये सारी चीज़ें हटी, फिर इसके बाद से उनके जाने के बाद से फिर से ये लोग वही चीज़ अडॉप्ट कर लिए। फिर कंजर्वेटिज्म जो था वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, स्ट्रेस कर रही थी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन को, मतलब कि जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, इंस्टीट्यूशन कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन, और ये मानते थे कि धीरे धीरे चेंजेस धीरे धीरे आए, एक ही बार नहीं आए। और 1815 में जो है कि सेवरल्स लिबरल्स बिगन किए वर्किंग इन सीक्रेट सोसाइटी में ऑल ओवर यूरोप एंड प्रोपगेट देयर व्यूज एंड ट्रेन रेवोल्यूशनरीज वर सीन इनटू द थ्रेट ऑफ रिस्टोर्ड मोनार्कीज एंड हेंस वर रिप्रेस्ड। और 1815 में बहुत सारे लिबरल्स थे, वो काम करना स्टार्ट किए सीक्रेट सोसाइटी के लिए, और जो है कि प्रोपोगेट किए अपने आइडियाज़ को, और एंड अपने जो क्रांतिकारी जो उनका व्यू था उसको, और जो है कि देखा गया ये मोनार्कीज़ को रिस्टोर्ड किया गया एंड हेंस वर रिप्रेस्ड, और उनको फिर से क्या कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, जिउसेप्पे मजीनी जो थे वही इटली के थे ये, और एक फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि 1807 में जेनोवा में इनका जन्म हुआ था, और इस सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे। फिर बताया को कार्बोनारी के, और ये जो कि 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी को भी बनाए थे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 1831 में बात करें तो मजीनी को जो है कि एग्जाइल सेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में जो है कि एक अटेम्प्ट किया था, एक क्रांति किया था, और मजीनी बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन, और ये यूनिफिकेशन पे बिलीव करते थे ऑफ ए स्मॉल किंगडम, है ना, छोटे किंगडम ऑफ द स्मॉल किंगडम, छोटे किंगडम्स के लिए, छोटे किंगडम्स का, एंड प्रिंसिपैलिटीज़ इन इटली, एंड दी सोसाइटीज़ वर ज्वाइंड बाई लाइक माइंडेड यंग, और ये जो सोसाइटी थी इनकी वो जो है यंग द्वारा, युवाओं द्वारा ज्वाइन की गई थी फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स में। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेशनल फीलिंग जो है वो कैसे आई, तो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकम एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन यूरोप सच एज द इटली एंड जर्मन स्टेट्स एंड प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। अब कहना चाह रहा है यहाँ पे कि द फर्स्ट अपीवल, जो पहला जो क्रांति था, है ना, बगावत किया गया जो, वो प्लेस जो है कि जुलाई 1830 में, द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 एंड द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड to the power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries। मतलब 1830 में फिर से जो बर्बन किंग जो थे, who had restored, अपने जो पावर को रिस्टोर कर चुके थे, है ना, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन 1815 के बाद उनको फिर ओवरथ्रोन कर दिया गया। और उसके बाद से जो ग्रीक था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, वॉज अनदर इवेंट, जो कि एक अनदर इवेंट था विच मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग को गति दिया एमंग द एजुकेटेड इलाइट इन यूरोप, एजुकेटेड इलाइट यूरोप में। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट ऑफ, देखिए कल्चर भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है कि प्ले किया है
आइडिया ऑफ नेशन को बढ़ाने में आर्ट पोइट्री स्टोन्स म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस इन सेप नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में। एंड रोमांटिसिज्म आया फिर, उसका मतलब क्या है कि वॉज कल्चर एक कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पर जो है कि वार किया। मतलब समझ सकते हैं कि अपनी राष्ट्रगान को सुनने के बाद लोग के अंदर जो है कि एक जागरूकता आती है, देश के प्रति भक्ति का भाव आता है। कोई हम राष्ट्रगीत सुन लें या फिर हम अपने जो है कि देश से कोई जुड़ी ऐसी चीज़ें जिससे हमें क्या हो, अपने देश के प्रति एक ऊर्जा वाली फील आए, उसके लिए बता रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं लैंग्वेज टू डेवलप, लैंग्वेज टू प्ले, लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लाने के लिए। अब देखिए ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस जो था, एक ये सक्सेसफुल वॉर था वेस्ड बाय द ग्रीक टू विन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रीस। फॉर ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया था। और रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चर मूवमेंट था that rejected science and reason for introduce heart and emotions, and the concern of the romantics was to create sense of shared collective heritage and common culture past and arousing nationalism। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर, तो देख सकते हैं रशियन लैंग्वेज जो था वो इम्पोज किया गया था हर जगह, ठीक है। उसके बाद से 1830 में देखा गया कि जो राइज इन प्राइसेस में जो है कि राइज हुआ, हार्वेस्ट जो है कि बैड हो गया, एंड पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड इवन एजुकेटेड मिडिल क्लास रिवोल्ट, वो भी जो है कि क्रांति की है। फिर देखिए 1830 में जो है कि पहला अपीवल ट्रुक हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर 1832 में जो है ग्रीक इंडिपेंडेंस ने अपना इंडिपेंडेंस गेन किया। 1834 में जो जोल्वेरियन ऑफ और कस्टम यूनियन जो कि एक क्या था, पर्शिया में एक जो था एक टैरिफ बैरियर था जिसको एबॉलिश किया गया 1834 में। और 1848 में रेवोल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिशंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इटालियन, जर्मन, मैग्यार्स, पोल्स, सीज etc डिमांडेड नेशन स्टेट का डिमांड करने लगे 1848 में। क्रांति का दौर था। 1848 में फिर देख सकते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है एक साथ आया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, एंड डिसाइड टू वोट ऑल द जर्मन नेशन असेंबली को वोट करने के लिए डिसाइड किए। और ये जो इशू थी एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन बिकम अ कंट्रोवर्शियल वन, और ये औरतों के लिए भी एक कंट्रोवर्सी थी समझिए। और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स कर रहे थे एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए 1848 तक में, बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, और जो कि लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और 1848 के बाद नेशनलिज्म यूरोप में मूव अवे हुआ फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, अपने क्रांति से प्रजातंत्र की तरफ। अब देख सकते हैं नेशन स्टेट और यूनिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो 1848 में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो था वो कई बार मोबिलाइज हुआ था by the conservatives for the promoting state power and achieving political domination over the Europe, and unification of Italy and Germany came about through this process। और इसी तरीके से जो है कि यूनिफिकेशन हुआ इटली और जर्मनी का। अब देखिए यूनिफिकेशन अगर जर्मनी का देखें तो उसका डेट देख सकते हैं 1866 से 1871 तक। और 1848 में मिडिल क्लास जर्मन थे, वो ट्राई कर रहे थे यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का, फॉर द जर्मन कन्फेडरेशन है ना, ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन के इनटू द नेशन स्टेट, कि वो एक अपना राष्ट्र बना सकें और एंड इलेक्ट पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इलेक्ट कर सकें। पर्शिया में नेशन बिल्डिंग एक्ट वर रिप्रेस्ड, जो है कि नेशन बिल्डिंग एक्ट्स को रिप्रेस किया गया था बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री वर सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स बाय जंकर्स, जिनको जंकर्स कहा गया था। अब देखिए पर्शिया जो था टुक ओवर द लीडरशिप इन मूवमेंट, और पर्शिया जो है वो लीडरशिप ले लिया इस मूवमेंट का। अब नेशन स्टेट देख लीजिए कि नेशन स्टेट एक इस्टेब्लिश इटसेल्फ द सेपरेट पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल एंटिटी एंड फंक्शन एज कंपेयर एज ए कंप्लीट एंड सोवराइन टेरिटोरियल यूनिट। दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज इन द 19th सेंचुरी यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म। अब देखिए पर्शिया की बात करें तो एक फॉर्मर किंगडम इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे नॉर्दर्न जर्मनी एंड नॉर्दर्न पोलैंड में। अब 1860 में देखिए कि जो सरदानिया पिडमोंट का फोर्स जो है वो मार्च किया था साउदर्न इटली में एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सिलिसीज एंड ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स को ड्रॉप आउट किए। और 1861 में विक्टर इमैनुअल जो थे वो डिक्लेयर कर दिए इटली एज द किंग ऑफ यूनिफिकेशन, यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इटली, और रोम को इटली का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए विक्टर इमैनुअल का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आते हैं फिर वहाँ चलेंगे। ओटोमन बिस्मार्क जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, और जो एक आर्किटेक्ट भी थे इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। और पर्शिया जो है इमर्ज्ड हुआ विक्टोरियस आफ्टर फाइटिंग 3 वॉर्स
3 वर्ष लड़ने के बाद ओवर 7 ईयर्स 7 सालों तक एंड अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और उसके बाद से किसके खिलाफ, कंबाइंड फोर्स ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड, और यहाँ पे जर्मनी का प्रोसेस जो यूनिफिकेशन का कंप्लीट हुआ। और 18 जनवरी 1871 में नया जर्मन एम्पायर हेड हुआ बाय द जर्मन इंपीरियर कैसर विलियम फर्स्ट के द्वारा, एंड वॉज डिक्लेयर्ड द हॉल ऑफ मिरर्स इन अ प्लेस ऑफ वर्सेलेस, और जो है कि वॉज डिक्लेयर, इसको डिक्लेयर किया गया था इन हॉल ऑफ मिरर्स में प्लेस ऑफ वार्सेलेस, वार्सेलेस की किले, वारसाई के जो किले में। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टेब्लिश पर्शियन डोमिनेंस इन यूरोप, और इसको ये जो कि पर्शियन डोमिनेंस को यूरोप में क्या कर दिया, स्टेब्लिश किया। एंड न्यू जर्मन एम्पायर फोकस ऑन मॉडर्नाइज द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा बन जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, आप ये पूरा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। आगे आ जाइए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे चले गए थे पिछले वीडियो में, पिछले थोड़े देर पहले, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए। अब इटली को डिवाइड किया गया था 7 स्टेट में, ठीक है। ओनली सार्डिनिया पिडमोंट की वॉज अ रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउसेज, और सार्डिनिया पिडमोंट था उसी को इटालियन प्रिंसली द्वारा बस रूल किया जाता था। नॉर्थ इटली जो था वो ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के हाथों में था, और सेंट्रल पार्ट जो था वो पोप के हाथों में था। अब साउदर्न रीजन वर अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, और साउदर्न रीजन बर्बन किंग के हाथों में था। अब 1830s के दौरान जुसेपे मजीनी फॉर्म द कोहेरेट प्रोग्राम, उन्होंने एक कोहेरेट प्रोग्राम जो है कि लॉन्च फॉर्म किया फॉर द यूनाइटिंग द इटली रिपब्लिक, और इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करने के लिए, एंड फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, और उन्होंने यंग इटली का भी निर्माण किया। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ द 1831 1848 के बाद प्रॉम्प्टेड विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने सार्डिनिया पिडमोंट टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई किया, एंड चीफ मिनिस्टर जो थे सार्डिनिया पिडमोंट के काउंट कैवर लीड द मूवमेंट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उन्होंने इसको लीड किया मूवमेंट को यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। और 1859 में जो है कि सार्डिनिया पिडमोंट विद एलियंस विद फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन फोर्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1830 में वही सार्डिनिया पिडमोंट वाला बता रहा था आपको। फिर विक्टर इमैनुअल जो है डिक्लेयर किया गया वहाँ का राजा, और रोम को वहाँ की कैपिटल बना दिया गया। और ब्रिटेन हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ हाउ द कंसोलिडेटेड एट अ नेशन स्टेट विदाउट अपराइजिंग द रेवोल्यूशन, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं, एंड द ब्रिटिश आइसिलिस was inhabited by the ethnic English, Welsh, Scots, Irish and English nation grew more and more in power and wealth, and it began to exert influence over the other nation island, and the concept of the nation state was with England as the entire came to 1688 after the parliament snatched power and formed the monarchy in 77, and act of union between England and Scotland resulted in the formation one of the United Kingdom of Great Britain। अब देखिए यहाँ से जो हो गया तो ब्रिटेन का थोड़ा अलग था, यहाँ से देखिए ब्रिटेन का थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कि उसका जो यूनिफिकेशन वो थोड़ा अलग हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करें की पॉइंट्स की, तो ओटोमन बिस्मार्क जो थे वो एक आर्किटेक्ट थे, पर्शियन कंसोलिडेशन एंड ऑल्सो फॉर्म अ जर्मन यूनिफिकेशन में उन्होंने हेल्प किया है। एंड वंस द एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड he actively skillfully pursued the Pacific policies in foreign affairs, succeeding in preserving the peace in Europe for about 2 decades तक। अब emperor जो कैसर विलियम फर्स्ट थे was a king of Persia from 2 January 1861 and German emperor from 18 January 1871 until his death from 1888 तक ये काम किए हैं। और विक्टर इमैनुअल सेकेंड की बात करें अगर, अब देखिए विक्टर इमैनुअल सेकेंड की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो किंग थे सार्डिनिया पिडमोंट के 1849 से 17 मार्च 1861 तक, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इटली एंड बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिफाइड इटली सिंस 6th सेंचुरी। अब देखिए, और जो यूनियन जैक क्या होता है, इट इज़ अ डी फैक्टो नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एक नेशनल फ्लैग था। टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिफाई स्कॉटलैंड्स कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सप्रेस्ड। इन ग्रोथ को ब्रिटिश आइडेंटिफाई के टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश आइडेंटिटी को ग्रोथ की इंश्योर करने के लिए स्कॉटलैंड का कल्चर था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा सप्रेस किया गया। एंड द ब्रिटिश इम्पोज कंट्रोल ओवर द आयरलैंड, और ब्रिटिश ने कंट्रोल किया ओवर आयरलैंड एज वेल एज आयरलैंड वर डीपली डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स
और वहाँ पे आयरलैंड में दो तरह के लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, एंड द इंग्लिश फेवर्ड द प्रोटेस्टेंट्स एंड हेल्प देम एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक आइलैंड्स। और देखिए यहाँ पर जो है कि ये जो थोड़ा छल से यहाँ पर यूनिफिकेशन किया गया है, और जो आयरलैंड में दो प्रकार के लोग रहते थे, तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को वहाँ पर फेवर किया एंड हेल्प किया कि वो इस्टेब्लिश करें डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक्स पर। एंड 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर द फेल ऑफ आयरिश रिवोल्ट। और एक आयरिश रिवोल्ट के फेल के बाद इन द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वर इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड द ब्रिटिश नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग के बाद। अब देखिए आगे बात करें अगर, तो यहाँ पे की नोट्स आप में देख सकते हैं। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन इम्पोज किया गया। 1801 में आयरलैंड को फोर्सबली इनकॉर्पोरेट किया गया यूनाइटेड किंगडम में, आयरिश है ना, आयरिश वॉर के बाद, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरिश रिवोल्ट के बाद, एंड द मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू द नोबल स्टेट। 1855 में किंगडम सार्डिनिया पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द साइड्स ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन सिरिमिन वॉर। और 1858 में कैवर जो थे फॉर्म एंड अलायंस विद फ्रांस के साथ अलायंस फॉर्म किए, और 1859 से 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ है। बात करें इधर तो देख सकते हैं 1859 में सार्डिन पिडमोन्ट जो है कि अलायंस फॉर्म किया गया, फ्रांस के साथ डिफीट किया ऑस्ट्रिया फोर्स को, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप इन द जूसेपे गरिबाल्दी ज्वाइन द मूवमेंट। और जूसेपे गरिबाल्दी भी एक समझिए कि हेल्प ही कर रहे थे इटली को। फिर सार्डिनिया पिडमोन्ट्स फोर्सेस मार्च इनटू द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स। और 1861 में विक्टर एमेनुएल सेकेंड जो थे डिक्लेयर किए द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल इटली। 1861 से 1871 में यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, और पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम किया गया जर्मन का एम्पेरर। आगे बात करें अगर यहाँ पे इंपेरियलिज्म आया, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि सबसे पहले नेशन वॉज पर्सोनिफाइड बाय द फीमेल। अब देखिए यहाँ पर जो है कि फीमेल एलिगोरी का इस्तेमाल किया गया है, फीमेल एलिगोरी जो कि एक लिबर्टी सच एज द डेट ऑफ लिबर्टी जस्टिफाइड रिपब्लिक वर इन्वेंटेड, जो कि एक फीमेल का रूप दिया गया लोगों को देश से जोड़ करके, ठीक है, ताकि लोगों को एक इज्जत की भावना आ सके। जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, उसी तरह जर्मेनिया माता है जर्मन की, ठीक है। तो जर्मन में जर्मेनिया थी, बिकम एलिगोरी ऑफ नेशन, एंड इन फ्रांस में आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन वॉज क्रिश्चियन मरीन जो थी वहाँ की थी फ्रांस की। उसके बाद से देख सी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी इन रिपब्लिक, और लोगों को वहाँ पर एक आइडिया ऑफ रिपब्लिक और लिबर्टी का आइडिया दे रही हैं। फीमेल एलिगोरी क्या होता है, एक इन्वेंटेड किया गया था, ये इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट 19th सेंचुरी द्वारा, जो कि नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। एलिगोरी क्या होता है, एक पोएम है, स्टोरी, प्ले है ना, विच कैरेक्टर द इवेंट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ आइडिया, जो कि क्वालिटी ऑफ आइडिया को रिप्रेजेंट करे, है ना, मोरल जो कि जुड़ा हो मोरल रिलीजन से और पॉलिटिक्स से, एंड हिडन मीनिंग इम्प्लाइड टू बी द इंटरप्रिटेटेड द रीडर्स, और रीडर्स को इंटरप्रेट करे कि वो मतलब देश से जुड़ी हुई बातें उनको बताए। इंपेरियलिज्म क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रीज पावर। अब देखिए ये साम्राज्यवाद है कि लोग अपनी कंट्री के पावर को क्या कर रहे हैं, जो है कि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं एंड इन्फ्लुएंस थ्रू द कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनाइज कर रहे हैं जो मिलिट्री फोर्स अंडर द मीन्स। और जो मरीन था, ए फेसेस द बंडल ऑफ रोड्स विद एक्स इन अ मिडिल ऑफ यूज इन अ सिंपलाइज स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। अब देख सकते हैं कि जो मरीन जो आप देखेंगे, ये जो मरीन जो थी कहाँ की थी, ये फ्रांस की थी, उन्होंने बंडल ऑफ रॉड्स विद एन एक्स, एक हाथ में कुल्हाड़ी है, इन द मिडिल में, वॉज यूज फॉर सिम्बलाइज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनिटी के स्ट्रेंथ को सिम्बलाइज कर रही हैं। एंड रेड पाइगेरियन कैप सिग्निफाई फ्रीडम ऑफ स्लेव, और लोगों को जो ये फायरियन कैप है ना, वो सिग्निफाई कर रहा है फ्रीडम स्लेव से, और स्लेव से लोगों को फ्रीडम मिल गया, ठीक है। एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज द लिबर्टी ऑफ कैप, इसको लिबर्टी ऑफ कैप भी कहा जा रहा है। और फ्रेंच पीपल वोर दीज कैप्स, पहन रहते हैं, कुछ दिनों तक पहने रहे, बिफोर द स्टोमिंग ऑफ बास्टिल, जब तक बास्टिल किला टूटा नहीं था। एंड दिस सिंबल वर यूजुअली पॉपुलर इमेजेस एवरी डे लाइफ एंड अनएजुकेटेड मासेस कुड ईजिली आइडेंटिफाई विद, जो अनएजुकेटेड थे उनको भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिला। और मरीना एंड जर्मनिया की बात करें तो ये जो थी वर फीमेल एलिगोरीज थी, फ्रांस की एंड जर्मन की नेशन की रिस्पेक्टिवली, एंड दीज वर एन एलिगोरी ऑफ नेशन इन द सेम वे, जैसे भारत माता है, एंड अ फीमेल फिगर इमेजिन
imagined in India, and the characteristics of marine were drawn from those of liberty and republic, and the red cap and the tricolor flag of tricolor and the cockade, the statue of marine were made to erected at public places and picture marine. अब इसको public places बनाया गया ताकि लोगों को देख करके इसको एक ऊर्जा मिले. Printed on the postage stamp पर इसको प्रिंट किया गया. जर्मेनिया wear a crown of oaks, और ये ओक का एक क्राउन पहन रही हैं, है ना, ओक का एक क्राउन पहन रही हैं. लीव्स बिकम बिकॉज डैट ट्री स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जो कि ट्री वहाँ पे कि हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन होल्ड्स स्वॉर्ड्स इन हिज हैंड, और अपने एक हाथ में वो एक तलवार का वो ली है, तलवार ली है समझिए. एंड ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया नेशन को एज अ पर्सन के रूप में. एंड द पर्सोनिफिकेशन गेव लाइफ टू एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक नेशन, और नेशन के लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था. और नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मिड में यूरोप ने मार्क किया लॉट ऑफ चेयोस टर्मोइल आफ्टर द 1871 में, और जो है कि सिग्निफिकेंट चेंज आया था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. आगे बात करें की फैक्ट्स की, तो मरीना देख सकते हैं, आप बताया भी हूँ, एक डिस्प्ले मेनी प्लेसेस इन फ्रांस एंड होल्ड द प्लेस इन ऑनर ऑफ टाउन एंड हॉल्स एंड लॉ कोर्ट. नेशनलिस्ट ग्रुप में अगर बात करें तो नेशनलिस्ट ग्रुप हैड बिकम द इंक्रीजली incompatible with each other and were constantly in conflict. The major European power, namely Russia, Germany, England and Otto-Hungary began talking. अब यहाँ देख सकते हैं जो taking advantage of nationalism in Europe to materialize their aims of imperialism. अब यहाँ से देख सकते हैं the European power cited the much disturbed बाल्कन रीजन. अब यहाँ देखिए यूरोपियन पावर में के दौरान जो है कि बहुत ये जो डिस्टर्बेंस वाला एरिया रहा बाल्कन रीजन, टू फुलफिल देयर इम्पेरियलिस्ट गोल को फुलफिल करने के लिए. द बाल्कन रीजन कंसिस्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ आवर टाइम्स, है ना, उस समय की कंट्री के में अगर बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, है ना, मैसिडोनिया क्रोशिया, ठीक, बोस्निया, फिर इसके बाद से हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेग्रो, ये सारे उस समय के जो है कि बाल्कन रीजन के क्षेत्र में रहे हैं. इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया में अगर हम बात करें तो अब देखते हैं इसके बाद अगला चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं.